हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल, योर इकोनॉमिक प्रोफेसर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6। और ये चैप्टर नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, फिर अपना चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। अभी तक हमने टैरिफ सीखा था कि टैरिफ के टाइप्स क्या होते हैं, उसके इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। टैरिफ क्या था? टैक्स, कि जिसमें गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज कर रहा था, इंपोर्ट ड्यूटी है ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जिसमें पैसे ले रहा था। लेकिन अभी नॉन टैरिफ बैरियर्स ना टैक्स से थोड़ा अलग है। नॉन टैरिफ बैरियर्स में गवर्नमेंट ऐसे डायरेक्टली इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स नहीं लगाता। इसमें क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट बोलता है रेस्ट्रिक्शंस, कि आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आप इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो। ये होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट ऐसे बैरियर्स क्रिएट करती है जिसके वजह से कितने बार गुड्स इंपोर्ट नहीं हो पाते। तो आज हम वही बैरियर्स के बारे में सीखेंगे अदर देन टैक्सेस। ठीक है, सो क्या बैरियर्स है देखो। नॉन टैरिफ बैरियर्स को शॉर्ट में हम बोलते हैं NTB। ओके, सो नॉन टैरिफ बैरियर्स आर मीन्स ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट्स। इसमें क्या किया जा रहा है बच्चों? इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है थ्रू मेजर्स अदर देन टैरिफ। टैरिफ के अलावा दूसरा मेजर इसमें कुछ यूज़ किया जाता है ताकि इंपोर्ट्स को हम क्या कर सके? रेस्ट्रिक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसमें क्या क्या किया जाता है, कैसे ये लोग इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करते गवर्नमेंट टैक्सेस के अलावा। तो एक होता है इंपोर्ट पे कोटा लगा देना। इंपोर्ट कोटा क्या होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्ट लाइसेंस होता है, वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ये सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। ये आपको MCQs में भी आ सकता है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स का मतलब होता है टैक्सेस के अलावा इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, वो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वाई NTB? जब टैरिफ मेजर्स लग ही रहे हैं तो नॉन टैरिफ मेजर्स लगाने की ज़रूरत क्या है? तो कभी कभी क्या होता है ना, हाई टैक्स लगाने के बाद भी इंपोर्टर रेडी रहते हैं कि हम इंपोर्ट करेंगे, हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेंगे, चलेगा। तो उस टाइम पे कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो टाइम पे गवर्नमेंट फिर सोचती है कि इंपोर्टर तो फिर भी इंपोर्ट करने को रेडी है, तो अभी हम नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, हम रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, हम पैसे नहीं लेंगे, हम कुछ स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करने बोलेंगे कि आपको प्रोडक्ट को ऐसे बनाना है, पैकेजिंग ऐसे करना है, लेबलिंग ऐसे करना है। तो ऐसे करके, ऐसे मतलब कैसे, वो हम सीखने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाओ। अभी आपका जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये पूरा जो आंसर है आपका वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, फर्स्ट आप नॉन टैरिफ बैरियर्स में सीखने वाले हो बच्चों, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्राइस पे। जो इम्पोर्टेड गुड्स है ना उसके प्राइस पे इम्पैक्ट होगा। और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है जिस पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स पे इम्पैक्ट होगा। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक बैरियर ऐसा होता है जिसमें इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस पे इम्पैक्ट होगा। ओके, और एक बैरियर ऐसा होगा जिसमें इंपोर्टेड गुड्स के क्वांटिटी पे इन्फ्लुएंस होगा। अब वो कैसे होगा वो हम सीखेंगे। बस याद रखना, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्राइस एंड इन्फ्लुएंस ऑन क्वांटिटी, ऐसे करके नॉन टैरिफ बैरियर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फॉलोइंग आर सम ऑफ द नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में। कौन कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स है? ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है
और ये लास्ट पार्ट है। सबसे पहला नॉन टैरिफ बैरियर होता है बच्चों इम्पोर्ट कोटा। ध्यान से समझना, ये पहला आपका नॉन टैरिफ बैरियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट कोटा। कोटा का मतलब होता है क्वांटिटी। कोटा का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। जब गवर्नमेंट क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है, गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम अभी क्या करेंगे, क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि हम इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर इंपोर्ट किया तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, टैक्स लगा देगी, या उनको एक लिमिट बोलेगी कि इससे ज़्यादा आपने किया तो आपको अभी हाई भरना पड़ेगा। उसको बोलते हैं इंपोर्ट कोटा। यहाँ पे आप देख सकते हो, import quotas are the maximum quantity of imports of commodities that are fixed by the government, कि मैक्सिमम हम इतना ही क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, दे आर गवर्नमेंट इम्पोज्ड इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, जो लिमिट करता है वॉल्यूम और मनी वैल्यू ऑफ गुड्स दैट अ कंट्री कैन इम्पोर्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है पता है, वॉल्यूम को लिमिट दे रही है। वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी को, कि इतनी ही क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर क्वांटिटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वैल्यू भी थोड़ी सी उनकी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, ऐसा। ठीक है, इंपोर्ट कोटाज आर इम्पोज टू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स एंड बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये तो आपको हर एक में पढ़ना ही है कि ये बैरियर्स क्यों लगाया जाता है, ताकि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड कम रहे और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को मौका मिले और वो लोग प्रोटेक्टेड रहे, उनके साथ कुछ ऐसा डेंजर या डिस्ट्रक्शन ना हो बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके। सो एज कोटा डायरेक्टली रिड्यूस द क्वांटिटी इंपोर्टेड, they are more effective in reducing balance of payment deficit than tariff। इसमें मतलब क्या हो रहा है, हम क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं इंपोर्ट कोटा। अब इंपोर्ट कोटा के कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों, ये अलग से आपको एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ इंपोर्ट कोटा, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ओके, सबसे पहला टाइप होता है टैरिफ कोटा। टैरिफ कोटा के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको, जब मैं आपको टैरिफ पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि टैरिफ कोटा क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट इनिशियल क्वांटिटी, अगर हम स्टार्टिंग में जितनी भी क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें टैक्सेस बहुत कम लगेगा या ना के बराबर लगेगा, लेकिन जैसे ही हम अपने क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, है ना, उस लिमिट को क्रॉस करते, तो गवर्नमेंट फिर बोलेगी आपने क्वांटिटी की लिमिट को क्रॉस किया है, आप ज़्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट करना चाहते हो तो अभी आपको हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ भरना पड़ेगा। मतलब क्वांटिटी पे टैरिफ लग रहा है कि आपने जैसे ही वो लिमिट क्रॉस किया अब आपको हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ क्या करना होगा, पे करना होगा। वो हो गया टैरिफ कोटा। ये सेम चीज़ अपन ने टैरिफ बैरियर्स में सीखा था। ठीक है, दूसरा जो टाइप आप यहाँ पे देख सकते हो वो है यूनिलैटरल कोटा। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब होता है एक तरफा। क्या मतलब है यूनिलैटरल का, एक तरफा। एक तरफा का मतलब होता है, अभी ऑब्वियसली बात है ट्रेडिंग में दो कंट्री होती है ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ एक कंट्री लगा रही है बिना दूसरी कंट्री से नेगोशिएट किए। नेगोशिएट मतलब वो जो कंट्री रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है ना, वो दूसरे कंट्री से कुछ बार्गेन या उनसे कुछ बातचीत नहीं कर रही है इस टॉपिक के रिलेटेड। वो उनकी खुद की मर्जी होती है कि हमें ये रेस्ट्रिक्शन लगाना है। दोनों का म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता इसमें कि म्यूचुअली दोनों कंट्री बोल रही चलो ठीक है। ठीक है, इसमें एक कंट्री ने सामने से ही लगा दिया बिना, बोलते ना, सामने दूसरे कंट्री से बार्गेन किए या नेगोशिएट किए। वो लोग खुद ही अपने मर्जी से लगा दी थी कि हम कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, आपको मानना है तो आप इतना इंपोर्ट करो, नहीं तो आपकी मर्जी। उसको बोलते हैं यूनिलैटरल। ठीक है, एक तरफा। यहाँ पे आप देख सकते हो
व्हेन अ कंट्री इम्पोजेज अ कोटा ऑन द इम्पोर्ट ऑफ अ कमोडिटी विदाउट प्रायर नेगोशिएशन, जहाँ पे हमने पहले से कुछ बातचीत ही नहीं की है दूसरे कंट्री से ये चीज़ के बारे में कि हम कोटा लगाएंगे या कुछ, मतलब नेगोशिएशन नहीं हुआ है, दोनों बातचीत हुई है बट नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अगर मैं 100 रुपीज़ बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो 90 में एक्सेप्ट कर लो, फिर हम दोनों एक म्यूचुअल कंसेंट पे आ गए कि चल ठीक है हम 90 रुपीज़ में एक्सेप्ट 95 में एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन। लेकिन इसमें ऐसा कोई दूसरे कंट्री के साथ हम प्रायर नेगोशिएशन करते ही नहीं है, हम डायरेक्टली उनको बोल देते हैं कि ये हमारे रूल्स है, ये हमारे कोटा रेस्ट्रिक्शंस है, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है हम इंपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करके इंपोर्ट करेंगे, ऐसा। ठीक है, ओके। सो ये होता है यूनिलैटरल। अब उसकी जगह पे दूसरा भी होता है, बायलैटरल भी होता है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ऐसे कैसे, नेगोशिएट तो कितनी सारी कंट्री करते हैं। हाँ, दो कंट्री के बीच में नेगोशिएशन होके भी कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, वो बायलैटरल होता है, जहाँ पे दोनों कंट्री मिलके बैठ के नेगोशिएट करती है उस चीज़ पे, और फिर बाद में वो लोग एक म्यूचुअल डिसीजन पे आ जाते हैं कि चलो ठीक है हम इतना कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं। सो वो बायलैटरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कोटा होता है ना वो मिक्सिंग कोटा होता है। मिक्सिंग कोटा में है ना गवर्नमेंट क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही, गवर्नमेंट है ना जिस कंट्री से इंपोर्ट कर रही है तो उस कंट्री के प्रोड्यूसर को बोलेगी कि आपको एक्सपोर्ट करना है आप करो, बट रॉ मटेरियल आपको हमारा यूज़ करना पड़ेगा। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यूएस से समझो गाड़ी इंपोर्ट करना चाहती हूँ, तो मेरी कंट्री की गवर्नमेंट यूएस को बोलेगी कि आप गाड़ी बेच रहे हो ठीक है, लेकिन गाड़ी बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करोगे वो आपको हमारा यूज़ करना पड़ेगा। मतलब उस प्रोडक्ट में हमारे मटेरियल भी क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे। रेस्ट्रिक्शंस हो गए, पूरा प्रोडक्ट उनका नहीं रहेगा तो हमारे भी मटेरियल क्या होंगे, एक्सपोर्ट होंगे, तो हम भी कुछ पैसे कमाएंगे, ऐसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन दैट मेक्स इट मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब ये लोग कंपलसरी कर देते हैं कि प्रोड्यूसर टू यूज़ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल अलॉन्ग विद इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। मतलब प्रोड्यूसर को पहले ही वो लोग बोल देते हैं कि आप अपने रॉ मटेरियल ये सब यूज़ करो ठीक है, लेकिन आपको साथ में हमारे इम्पोर्टेड के साथ में डोमेस्टिक रॉ मटेरियल को भी यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो ये अपन क्या कर दिए, मिक्स कर दिया अपन ने अपने प्रोडक्ट्स को टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें, टू लिमिट द यूज़ ऑफ फॉरेन रिसोर्सेज एंड प्रमोट द यूज़ ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। इसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ठीक है हम प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट इंपोर्ट तो कर रहे हैं, बट वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं हमारे डोमेस्टिक रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज को क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। तो इससे क्या होगा, इससे कंट्री के लोग डोमेस्टिक रिसोर्सेज में ही रहेंगे, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे फिर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ऐसा। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है। सच कोटाज आर क्रिटिसाइज ऑन द ग्राउंड्स दैट दे रिजल्ट इन इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन ये थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। इससे आप अपने कंट्री के रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो, अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, उल्टा वो रिसोर्सेज तो फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ यूज़ हो रहा है। सो दैट इज़ नॉट एफिशिएंट। इससे बेटर है अपने कंट्री के रिसोर्सेज को अपने कंट्री में ही यूज़ करो, अपने कंट्री में ही प्रोडक्ट बना के फिर इंपोर्ट करो ही मत, ऐसा। ठीक है, तो ये है आपके इंपोर्ट कोटास। और ये लास्ट टाइप है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। ये लास्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं इंपोर्ट कोटा पे, जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि आपको अगर इंपोर्ट करना है प्रोडक्ट, मतलब देखो कैसा होता है ट्रेडिंग। लेट्स से फॉर एग्जांपल यूएस के एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया में। तो इंडिया में ना बहुत सारे इंपोर्टिंग एजेंसी होते हैं यूएस की तरफ से, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एक्सपोर्टेड गुड्स इंडिया में क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो वो इम्पोर्टेड गुड्स पे क्या लगता है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इस प्रोडक्ट के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस मतलब परमिशन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इंपोर्ट लाइसेंसिंग।
इंपोर्ट लाइसेंसिंग का मतलब होता है जहाँ पे इंपोर्टर को लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस लेना मतलब बहुत पेपर वर्क, बहुत डॉक्यूमेंटेशन, बहुत टाइम लगता है एंड बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो इससे क्या होता है, इंपोर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, सो ये देखो, लाइसेंसिंग इज अ मेजर यूज टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट इंपोर्ट कोटा। Under this system, importers are required to obtain a license from the government authority permitting them to import commodity within the quota limit. इम्पोर्टर को गवर्नमेंट अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है कि हाँ वो लोग इम्पोर्ट करना चाहते, परमिशन लेते कि हाँ हम लोग इतने ही क्वांटिटी पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। तो लाइसेंसिंग से भी क्या हो रहा है, इंपोर्ट पे लिमिट आ रहा है, रेस्ट्रिक्शंस आ रहा है। तो ये होते हैं अपने टाइप्स ऑफ इंपोर्ट कोटा बच्चों। इंपोर्ट कोटा क्या होता है, आई होप आपको समझा होगा। इंपोर्ट कोटा मतलब जब हम जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उनके क्वांटिटी पे जब रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि इतना ही लिमिट तक हम क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या क्या सीखे हमने। एक क्या होता है बच्चों, टैरिफ कोटा, एक होता है यूनिलैटरल, एक होता है बायलैटरल, एक होता है मिक्स, और लास्ट हमने क्या सीखा, लाइसेंसिंग। तो ये सब के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है। ये होता है नॉन टैरिफ बैरियर के टाइप्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर इंपोर्ट कोटा, नॉन टैरिफ बैरियर्स के अंदर ये ए पार्ट है, इंपोर्ट कोटा। पहले हम पूरा टाइप्स ख़त्म कर लेते हैं, ये पूरा आंसर ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग इफ़ेक्ट्स करेंगे। ठीक है, जो लास्ट इसका पार्ट होगा जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। इफ़ेक्ट्स के आंसर्स आपको इतने नहीं आएंगे, आपको मेजरली इसके टाइप्स पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हमने पहले इंपोर्ट कोटा और इसके टाइप्स पढ़ लिए। अब हम दूसरे टाइप्स पे आते हैं इस चैप्टर के, जो कि लास्ट टाइप है। ठीक है, ये इफ़ेक्ट्स है बच्चों, ये हम लोग लास्ट में करेंगे कि इसके टाइप इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। हम अभी इस पे आ जाते हैं। ये है आपका नेक्स्ट टाइप, यहाँ पे अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब एक तो नॉन टैरिफ बैरियर्स में हमने क्या सीखा, इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा के अलावा भी बहुत सारे अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो गवर्नमेंट लगाती है इंपोर्ट कोटा के अलावा। तो अब वो अलावा वाले बैरियर्स क्या क्या है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहला बैरियर क्या है, डोमेस्टिक सब्सिडीज़। गवर्नमेंट सोचती है कि इम्पोर्टेड गुड्स पे अपन कोटा तो लगा ही रहे हैं, साथ में हम लोग अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को सब्सिडी देते, उनको एनकरेज करते, उनको मोटिवेट करते कि आप बनाओ, आप प्रोडक्ट जितना हो सके कंट्री में प्रोड्यूस करो, हम आपको स्कीम के थ्रू सब्सिडीज़ देंगे। जैसे अभी चल रहा है ना मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इसमें क्या होता है, इसमें मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट्स मिलता है, सब्सिडी मिलता है, ताकि वो लोग प्रोडक्शन कर सके अपने कंट्री में ही और फिर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के साथ compete कर सके। तो डोमेस्टिकली भी प्रोड्यूसर्स को क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है, जो लोग डिज़र्विंग इंडस्ट्रीज़ है तो वो लोग ताकि वर्ल्ड मार्केट में compete कर सके। तो ये एक वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस है इंपोर्ट के लिए। ठीक है, दूसरा जो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है वो है वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। वॉलेंटरी का मतलब होता है अपने मर्जी से। इसमें क्या होता है, जहाँ पे दोनों कंट्री म्यूचुअली डिसाइड करके बोलती है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या करें, थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि आप इतना ही इंपोर्ट करेंगे, हम इतना ही एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, इसमें कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्यूट नहीं हो रहा है। इसमें अपने मर्ज़ी से ही गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि हम इतना ही दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे और इतना ही इंपोर्ट होगा। उसको बोलते हैं वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रेंट मेजरली होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये एक बायलैटरल अग्रीमेंट है। बायलैटरल मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अग्रीमेंट बनाती है जिसमें देयर इज़ नो डिस्प्यूट्स, नो कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो ये देखो जिसमें लिमिट किया जाता है द रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन कमोडिटी। ये नॉर्मली एक्सपोर्ट के लिए होता है कि अगर एक्सपोर्ट में लिमिट कर देंगे तो दूसरी कंट्री इंपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री का इंपोर्ट कम हो जाएगा और ये कंट्री अपने एक्सपोर्ट पे भी क्या कर देगी, थोड़ा लिमिट लगा देगी।
ऐसा, वो वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स होता है, VER। ये सब अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स में आता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट होता है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि जिसमें अपने कंट्री की गवर्नमेंट दूसरे कंट्री के मैन्युफैक्चरर को बोलती है कि आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, हम इंपोर्ट करने को भी रेडी है, लेकिन आपको हमारे लोकल मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे टेस्ला कंपनी के साथ हुआ, ये रीसेंट न्यूज़ है कि टेस्ला कंपनी अपनी गाड़ी को इंडिया में बेचना चाहती थी, बना के फिनिश प्रोडक्ट अपने ही मटेरियल यूज़ करके। तो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट ने उनको कंडीशन दिया कि हम एक ही शर्त पे आपको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करने देंगे, जब आप गाड़ी इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, इंडिया के मटेरियल को यूज़ करो अपने मटेरियल के साथ। उससे क्या होगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो उससे इंडिया की GDP बढ़ेगी, इंडिया में मार्केटिंग होगा, इंडिया में प्रमोशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको बोलते हैं लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि आपको हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा या हमारे यहाँ के मटेरियल, वर्कर, रिसोर्सेज को यूज़ करना होगा, जिससे हमारी कंट्री की GDP को फ़ायदा होगा, हमारी कंट्री में सरप्लस होगा। तो ये कुछ इंपोर्ट क्या हो गए, रेस्ट्रिक्शंस हो गए, है ना। तो कोई कंट्री क्यों मानेगी ऐसा, इसमें उनका फिर क्या फ़ायदा होगा, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रेफरेंशियल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। इसमें गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होती है, जैसे इसमें क्या होता है देखो कि मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज टू परचेज एंड प्रोक्योर देयर रिक्वायरमेंट्स ओनली फ्रॉम लोकल प्रोड्यूसर्स। इसके अंदर कंट्री के जितने भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ एक रिक्वायरमेंट कर देते हैं कि आपको कुछ भी खरीदना है वो हम अपने लोकल प्रोड्यूसर से ही खरीदेंगे, इम्पोर्टेड से नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जब राशन देती है, हॉस्पिटल्स ओपन करती है, स्कूल्स ओपन करती है, तो ये सब किसके लिए होता है, लोगों के लिए होता है। तो गवर्नमेंट अगर लोकल प्रोड्यूसर से खरीद के कंज्यूमर को ही पास ऑन कर रही है, तो कंज्यूमर को लोकल प्रोड्यूसर्स, लोकल मतलब अपने कंट्री के प्रोड्यूसर्स के सामान यूज़ करने की क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। यहाँ तक जो वैक्सीन्स बने थे वो इंडिया में क्यों बने थे, या इंडिया के ही वैक्सीन्स गवर्नमेंट क्यों इतना कर रही थी, ताकि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को वो लोग क्या कर सके, एनकरेज कर सके और उनको प्रमोट कर सके। तो गवर्नमेंट ही इसमें अपना प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाती है। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, जिसमें गवर्नमेंट खुद ही मतलब एक दूसरे मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट से ही बोलेंगे हम अभी कुछ भी सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो सर्विसेज में हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के ही प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स ले लेती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स मतलब जिसमें वो इम्पोर्टर को बहुत सारे ना रेस्ट्रिक्शन लगा देगी कि आपके प्रोडक्ट के डिज़ाइन ऐसे होने चाहिए, पैकेजिंग में ऐसा होना चाहिए। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्रोसीजर्स होते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है दैट दे बिकम अ फॉर्म ऑफ बैरियर टू इम्पोर्ट। बहुत सारे लीगल प्रोविजंस, ये सब इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोर्ट पे लग जाते हैं कि प्रॉपरली इम्पोर्ट नहीं हो पाता है, रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, इतना पेपर वर्क, इतना डॉक्यूमेंटेशन, ये सब होता है। नेक्स्ट बैरियर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं, जिसमें ना गवर्नमेंट ये सब पेटेंट राइट्स लगाने बोल देगी, कॉपी राइट्स लगाने बोल देगी, जिसमें उनको और ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये देखो, स्ट्रिक्ट पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉ इन अ कंट्री कैन ऑल्सो बी एज अ बैरियर टू इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट है एक्सचेंज कंट्रोल पे जब रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है बच्चों, अभी आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी, अपने कंट्री में रुपीस चल रहा है, कोई और कंट्री में US है, डॉलर है, कोई कंट्री में दिनार है, हर एक की फॉरेन करेंसीज क्या है,
अलग अलग है, करेंसीज के नाम अलग अलग है, पैसे अलग यूज़ किए जा रहे हैं, है ना। तो अभी ऑब्वियस सी बात है, अगर यूएस से कुछ पैसे आएंगे तो वो पैसा हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करके इंडिया में आएगा। वैसे ही इंडिया से कुछ पैसे जाएंगे तो वो रुपीज़ से डॉलर में जाएगा। तो कितने बार क्या होता है कि एक्सचेंज कंट्रोल में ना बैरियर्स लेके आ जाते हैं कि आप जब कुछ एक्सचेंज कर रहे हो फॉरेन कंट्री से, इसमें एक्सचेंज किया जा रहा है पैसा, तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स रहेंगे, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। ये देखो, एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है ना, ये गवर्नमेंटल रेस्ट्रिक्शंस होता है ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ऑब्वियसली बात है, जब हम कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं, फॉरेन कंट्री की कंपनीज इंडिया में बिजनेस करेगी तो वो अपना कैपिटल भी मूव करेगी। तो वो कैपिटल जब मूव होगा, इन्वेस्टमेंट मूव होगा, तो करेंसी एक्सचेंज होगी। तो करेंसी एक्सचेंज में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है ये सब प्रोसीजर को, तो इम्पोर्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। ठीक है। और लास्ट जो हुआ है, ठीक है, लास्ट जो यूज़ कर सकते हैं अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स में, वो है अपना प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें कंट्री की गवर्नमेंट इम्पोर्टर को बोलती है कि प्रोडक्ट का टेस्टिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग होगी कि उसमें कोई एनिमल को तो हार्म नहीं किया है, कोई प्लांट ऐसा है उसको हार्म नहीं किया है, इस प्रोडक्ट के वजह से लोगों को कुछ डिजीज़ नहीं होना चाहिए, या कुछ मतलब बोलते हैं ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो इतने सारे प्रोडक्ट टेस्टिंग होते हैं, इतने सारे टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होता है कि ये मार्क होना चाहिए, ISI मार्क, ये मार्क, वो मार्क। तो ये सारे टेस्टिंग मार्क्स के बाद ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन लगा देने का, तो इससे इंपोर्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वो कंट्री सोचेगी छोड़ो यार, ये कंट्री में तो कितना प्रोडक्ट टेस्टिंग ये वो बहुत होता है कि आप ऐसे प्रमोशन नहीं कर सकते, ऐसे मार्केटिंग नहीं कर सकते, इस कंट्री का ये कल्चर है तो आपको यही कंट्री का ये फॉलो करना है। जैसे कि आपको पता है चाइना में एक रूल है कि आप ऐसे लोगों से ऐड नहीं करवा सकते जिसने वो प्रोडक्ट को कभी यूज़ ही नहीं किया। अभी अपने कंट्री में तो कितने सेलिब्रिटीज़ प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, बट रियल लाइफ में वो लोग वो प्रोडक्ट को यूज़ करते भी है कि नहीं, वी डोंट नो, बट प्रमोशन बहुत करेंगे। लेकिन चाइना में ये रूल है कि अगर वो सेलिब्रिटी या कोई भी पर्सन उस प्रोडक्ट को यूज़ रियल में नहीं कर रहा है तो उनसे वो ऐड आप नहीं करवाओगे। समझ में आ रहा है। तो ये सब होता है टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जिसमें ना इंपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है या इंपोर्ट में बैरियर्स लग जाते हैं। समझ में आया। तो ये होते हैं अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है ना बच्चों, वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है ना। नॉन टैरिफ बैरियर्स आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक आपको इसमें पढ़ना है इंपोर्ट कोटा, और इंपोर्ट कोटा के कुछ आपके टाइप्स हैं, और इंपोर्ट कोटा के अलावा आपके अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स, दो तरीके के बैरियर्स होते हैं, एक होता है टैरिफ बैरियर्स जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है, और आज मैंने आपको जो सिखाया है वो है नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स के दो टाइप्स है, इंपोर्ट कोटा एंड अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स। एंड इंपोर्ट कोटा के अंदर भी टाइप्स हैं और अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स के भी टाइप्स हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको इस पूरे चैप्टर में सिर्फ टाइप्स ही टाइप्स पढ़ना है, ओके। अब हम इसके एक लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो है इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स, कि इसके तो कोई इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहा है, बट इंपोर्ट कोटा से क्या इकोनॉमिक इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके जो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स है ना बच्चों, वो सेम है जो हमने टैरिफ में सीखा था ना, इसमें भी सेम वही हो रहा है। बस इसमें क्या होगा ना, इसमें कोटा पे रेस्ट्रिक्शंस है, तो अपने कंट्री की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोटा पे रेस्ट्रिक्शंस। टैरिफ में क्या हो रहा था, टैरिफ रेट बढ़ने के वजह से इंपोर्ट कम हो रहा था। मैं आपको इसको इसके साथ ही बता देती हूँ, अगर आपने मेरा वो पिछला लेक्चर देखा है उसमें मैंने आपको इफ़ेक्ट्स ऑफ टैरिफ सिखाया है। आपको सेम ये कोटा में भी सेम आपको ऐसे ही बनाना है,
मैं आपको बता देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप पहले मेरा वो लेक्चर देखना, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखना। वो लेक्चर देखने के बाद ही, टैरिफ के बारे में पढ़ने के बाद ही आप नॉन टैरिफ के लेक्चर्स को पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। ये आपका इम्पोर्ट कोटा का एक लास्ट आंसर है। ये है आपका इकोनॉमिक इफेक्ट। सेम डायग्राम है बच्चों जो अपन ने टैरिफ में सीखा था। ठीक है, कैसे बनाया है इसमें देखो। सबसे पहले आपको वही, यहाँ पे आपको ये आपका डिमांड है, ठीक है, ये आपका सप्लाई है, ओके, और ये आपका डोमेस्टिक प्राइस चल रहा है। जो सेम अपन ने बनाया था सेम आपको वही बनाना है कि ये आपका क्या है, ये आपका डोमेस्टिक प्राइस है। इस प्राइस पे क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई हो रहा है। फिर वही इंटरनेशनल प्राइस आया, उस टाइम पे फ्री ट्रेड चल रहा था और अपन गुड्स क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। तो इंटरनेशनल प्राइस क्या होता है ना, डोमेस्टिक प्राइस से कम होता है। तो आपका प्राइस पहले से क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस कम होने के वजह से क्या हुआ, प्राइस कम होने के वजह से जो कंट्री के प्रोड्यूसर्स थे वो लोग इतना ही क्वांटिटी क्या कर पा रहे थे, सप्लाई कर पा रहे थे। लेकिन कंज्यूमर की डिमांड इतनी थी, प्रोड्यूसर इतना ही सप्लाई कर पा रहे थे लेकिन कंज्यूमर की डिमांड कितनी थी, OQ2। तो ये बाकी का जो ये गैप है ये इंपोर्ट से क्या हो रहा था, फिल हो रहा था। अब गवर्नमेंट को लगा इससे तो क्या होगा, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट कोटा पे क्या लगाया, रेस्ट्रिक्शंस लगाने चालू कर दिए। ठीक है, इंपोर्ट पे क्या होने लगा बच्चों, रेस्ट्रिक्शंस आ गए। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है कि इतना ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये रीज़न के वजह से मार्केट में प्राइस पहले से क्या हो गए, थोड़े से बढ़ गए। तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हुआ बच्चों, अपने कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स थे वो लोग अभी पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए और कंज्यूमर का डिमांड पहले से क्या हो गया, कम हो गया। तो इंपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। ये रीज़न के वजह से अपना जो सप्लाई कर्व था, ये आप देख सकते हो, ये अपना सप्लाई कर्व है, ये अपना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का सप्लाई कर्व राइट के टूवर्ड्स शिफ्ट हो गया। मतलब अपने कंट्री के प्रोड्यूसर का सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि इंपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया ड्यू टू इंपोर्ट कोटा। ओके, सेम इफेक्ट्स है जो आपने टैरिफ में सीखा है। कुछ भी अलग नहीं है, बस फ़र्क क्या है, टैरिफ में आपको टैक्सेस लगाया जा रहा था और इसमें कोटा रेस्ट्रिक्शंस है और इंपोर्ट कोटा के बैरियर्स है। ठीक है, सो ये था आपका पूरा चैप्टर अबाउट टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा आज का ये पूरा लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 7। सो थैंक यू सो मच।